चलो, सो टुडे इज योर फर्स्ट डे। सबसे पहले आज इंटर का इंट्रोडक्शन अपन लेंगे, कैसे क्या क्या रहने वाला है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, ठीक है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, मेरा नाम तो तुमको शायद काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आई एम सीए एकांश राजदेव, ठीक है। तुमको तुम्हारे लिए, जैसे मैं हमेशा फाउंडेशन में बोलता था, ठीक है, नसीब अच्छे रहे तो इंटर में मैं ही एएस पढ़ाऊंगा, नसीब अच्छे रहे तो अब तुम्हारे नसीब खुल चुके हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल अप हुआ, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कैसे पढ़ने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ तो इंटरमीडिएट में कलरफुल कॉन्सेप्ट नोट्स बुक है, जो कल या एक दो दिन में तुमको अवेलेबल हो जाएगी बुक, ठीक है। तो कलरफुल 99 पेजेस के मेरे नोट्स हैं। 99 पेजेस में मैंने ढाई, मतलब नियरली बताओ तो 2 से 3 मॉड्यूल को कंपाइल मैंने किया है जस्ट इन 99 पेजेस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ाने वाला हो तो उसके लिए क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट थिंग, यू विल गेट द क्वेश्चन बैंक विथ माई नोट्स। एक तो कलरफुल नोट्स रहेंगे, उसके साथ तुमको मिलेगी क्वेश्चन बैंक, और उसके साथ मिलेगी एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ऐसे टोटल 3 सेट मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं तुमको पहले ब्रीफ स्ट्रक्चर बताऊं, टोटल सीए इंटर कितने मार्क्स का है? 600 मार्क का है। चलो, बेयर मिनिमम एटलीस्ट इतना तो बताए, 600 मार्क का सीए इंटर है। इसमें से अगर मैं तुमको बताऊं तो एडवांस अकाउंट्स 100 मार्क का पेपर है, ठीक है। अकाउंट्स तुमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ लिए, इधर अपन पढ़ने वाले एडवांस अकाउंट्स। अच्छा, पहले कैसा था, पहले एडवांस अकाउंट में एएस को उतनी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम फाइनल का सिलेबस देखोगे तो फाइनल का सिलेबस इज इंड एएस बेस्ड सिलेबस। तो आज से 2 साल पहले आईसीएआई ने डिसाइड किया कि इंटर का भी सिलेबस एएस बेस्ड क्यों ना हो। और अगर तुम देखेंगे करंटली इंटरमीडिएट पूरा का पूरा एएस के बेसिस पे सिलेबस बना हुआ है, यानी जितने भी चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन द कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबरिंग। पहले देयर वाज अ टाइम जहां पे इंटरमीडिएट में एएस को प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर मैं तुमको सिर्फ पास्ट 4 अटेम्प्ट का स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, 100 मार्क का पेपर है, मैं इसको 114 मार्क्स का कंसिडर करता हूं, क्योंकि 14 मार्क्स के ऐसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में रहेगा। जैसे फाउंडेशन में 20 मार्क का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में था तो पेपर बनता था 120 मार्क का, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा जो पेपर रहेगा ये पेपर बनेगा 114, यानी 114 मार्क्स का तुम्हारा पेपर बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं 114 में से बताऊं तो कंपलसरी क्या है, कंपलसरी मतलब क्या, जहां पे तुमको कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कंपलसरी में एक तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे इसमें। अच्छा, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से नियरली 20 मार्क्स के एमसीक्यू एएस से आएंगे, 20 से 22 के रेंज में हर बार। अभी तो कैसे एमसीक्यू पेपर वापिस दे देते, इसलिए क्लियर स्ट्रक्चर पता है कि 20 से 22 मार्क के एमसीक्यू कहां से आते हैं, एएस से। अच्छा, एक और बात बताओ, कंपलसरी है क्यों, क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ नहीं, एक आधा एमसीक्यू नहीं आ रहा है या तो वो तुक्का ही मारना है, जय माता दी करना पड़ेगा, उसके कुछ ऑप्शन में रहेगा क्या, नहीं। यानी जो एमसीक्यू रहेंगे 20 मार्क्स के, दैट विल बी द कंपलसरी पार्ट वाला एमसीक्यू, वहां पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन रहने वाले नहीं है, यानी 20 मार्क का एएस कंपलसरी पार्ट में आया। उसके अलावा 10 मार्क के एमसीक्यू कहां से आ सकते हैं, तो 10 मार्क के एमसीक्यू कुछ जो प्रैक्टिकल पोर्शन है नॉन एएस बेस्ड वाला, वहां से कुछ ना कुछ 10 मार्क के एमसीक्यू पूछेगा, लेकिन 20 मार्क के एमसीक्यू फॉर श्योर विल बी कमिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट। अच्छा, एक और बात बताऊं, एएस के एमसीक्यू इतने इजी आते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे नोट्स के बाहर का कुछ भी आया, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बुक बनाई हुई है, एक है बुक बेस्ड ऑन द मॉड्यूल, लेकिन मॉड्यूल में अगर तुम हर चैप्टर या हर एएस के नीचे जाके पढ़ेंगे तो हर एएस के नीचे मॉड्यूल में उन्होंने एक लाइन लिखी गई है कि यू कैन रेफर द बेयर एएस, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट डज मीन बाय बेयर एएस, जैसे लॉ रहता, लॉ में कोई ना कोई एक्ट है जो रेगुलेट कर रहा है, वैसे ही अकाउंट्स को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कहां मिलेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको, बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे तुमको, कोई भी एएस बेयर एएस तुमको मिल जाएगा, जैसे बेयर लॉ होता है। तो मॉड्यूल में इन्होंने हर जगह लिखा हुआ है कि अगर कुछ एडिशनल पॉइंट है तो यू कैन रेफर द बेयर एएस,
यानी कहीं ना कहीं ऐसा इज टेलिंग कि मेरे सिलेबस में सिर्फ मॉड्यूल ही आ सकता है या मॉड्यूल के बाहर का भी आ सकता है, बाहर का भी आ सकता है। लेकिन क्या सर अपन ने वो बाहर की चीज भी कवर करी है क्या? यस, आई एम गारंटिंग नॉट इवन अ सिंगल थिंग मॉड्यूल की स्किप होगी। उसके अलावा मॉड्यूल तो अपन करेंगे, मॉड्यूल के अलावा साथ साथ क्या करने वाले, साथ साथ उसके अलावा बेयर एएस के कुछ पॉइंट भी है जो मैंने मेरे नोट्स में कंपाइल किए गए हैं। और पिछले तो 3-4 अटेम्प्ट ऐसा हुआ है कि मेरे नोट्स करने के बाद तुमको मॉड्यूल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मॉड्यूल का हर एक पॉइंट अपने नोट्स में कवर्ड है, तो इतना भी कर लोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इतना कर लोगे हो जाएगा। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट 20 मार्क के एमसीक्यू आ रहे फॉर श्योर। कहां से? यस। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 14 मार्क्स का। अगर मैं बताऊं अगेन क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आता? यस, और कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। फाउंडेशन में भी क्वेश्चन नंबर 1 वाज कंपलसरी, उसके ऑप्शन में कोई नहीं था। इंटरमीडिएट में भी हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, यानी वापस से 14 मार्क्स एएस के कंपलसरी आने वाला है क्या? यस। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब में से एनी 4 रहेंगे। अगर मैं टोटलिटी में बताऊं तो 20 एंड 14 मतलब नियरली कितना 34 मार्क्स का तो कंपलसरी में आ चुका है। उसके साथ साथ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन में पूछ के नियरली एएस का वेटेज है तुम्हारे पास जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका नियरली वेटेज 50 मार्क्स या 60 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का बेयर मिनिमम पकड़ के चलो। बट प्रैक्टिकल चैप्टर में पता है क्या होता है? प्रैक्टिकल चैप्टर में यू हैव ऑप्शन, सपोज कोई एक आधा पार्ट एक आधा चैप्टर नहीं समझा तो यू कैन स्किप दैट चैप्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज पता है अपने को ऑप्शन में कि ऑप्शन में क्वेश्चंस आने वाले। बट एएस में नॉट इवन ए सिंगल एएस तुम स्किप नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा एएस कब 2 मार्क के लिए भी आ जाए और 2 मार्क दे के जाएगा। इसलिए स्किपिंग इवन अ सिंगल एएस विल बी द डिफिकल्टी। हर एक एएस मैं डिटेल में कराऊंगा और हर एक स्ट्रक्चर कराऊंगा। अगर मैं वेटेज बता दूं तो प्रैक्टिकल चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट एएस भी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एएस को ज्यादा टाइम नहीं देते, थेरी है सर, थेरी बोर फील होने होता लगता है एक टाइम के बाद, तो एएस को उतना ज्यादा टाइम नहीं देते। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा एएस स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम तुम्हारी कैपेबिलिटी को मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट से डे 1 से फोकस करना, जितनी प्रायोरिटी दूसरे सब्जेक्ट को दोगे उतनी ही प्रायोरिटी तुमको किसको देनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है किस तरीके से रहेगा स्ट्रक्चर? यस। टोटल जितने भी एएस मॉड्यूल में सबके सब एएस तुम्हारे क्लास में कवर होंगे और हर एक पॉइंट कवर होगा। हाँ, डाउट? हाथ उठाया ना आशुतोष? अच्छा, ठीक है। सेकेंडली, मैं जैसे हमेशा फाउंडेशन में भी बोलता था, फाउंडेशन में तो भी कैसा था, तुम्हारी क्लास में स्ट्रेंथ जनरली ज्यादा रहती है, लेकिन इंटरमीडिएट में यू हैव फ्रीडम। तुम जैसे सपोज मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा या कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट आया, तुम इमीडिएटली हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहे हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझा, ये पॉइंट री एक्सप्लेन कर दो, ठीक है सर ये पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इमीडिएटली हाथ उठाए, पॉइंट रेस किया कि सर ये पॉइंट नहीं समझा और ये पॉइंट। मैं लिटरली बोलता कि देयर वाज अ बैच, ठीक है, जहाँ पे मुझे बैच के अंदर आने को डर लगता था, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी 3 बैचेस हो गई, लेकिन वैसी बैच नहीं आई, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता शायद तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि तुम डेफिनेटली डाउट्स पूछो। डाउट पूछने से कभी भी लाइफ में डरना नहीं, जितने डाउट पूछेंगे तुम उतनी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ाओगे। जितने कम डाउट्स पूछोगे उतना कम कहीं ना कहीं तुम तुम्हारी कैपेबिलिटी मिस आउट करोगे, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए इंटरमीडिएट? मैं डे 1 पे ये चीज हर बार क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है, और काफी बच्चों के मन में डाउट भी रहेगा।
एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली, फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट थे? 4। क्या बात है, कितने मॉड्यूल से? 4 मॉड्यूल नहीं, कुछ जगह पे 2 भी थे। अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल थे, 5, बाकी सबकी एक एक ही थी क्या? अच्छा, अकाउंट की 2 थी, बाकी सबकी एक, यानी ओवरऑल 5 मॉड्यूल। यहाँ पे अकाउंट्स की 3 मॉड्यूल है, लॉ की 2, और लॉ की 3 है, लॉ की 3 मॉड्यूल, टैक्स की 5 मॉड्यूल। 4 है क्या? 4 और एक अमेंडमेंट्स वाली बात में आएगा ना, तो 5। ठीक है, तो 5 +3 कितने हो गए? 11। कितने हो गए? सिर्फ ग्रुप 1 था ये। डरा नहीं रहा हूं बच्चों, फैक्ट बता रहा हूं, आगे इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। कितने मॉड्यूल है? 2। उसके बाद ऑडिट, कितने अगेन? 2, लेकिन उसका एक और अमेंडमेंट बोल के एक आता है अलग से, ऐसे वाला पोर्शन, तो आइडियली में उसको 3 पकड़ सकते हो। फिर इसके बाद एफएम एसएम, एफएम के 2, एसएम की 1, 3 मॉड्यूल है ऐसे टोटल। ठीक है, अगेन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं, 15 के आसपास मॉड्यूल बनती है, 8 इसकी और 11 20, नियरली 18 से 20 मॉड्यूल है, यानी इट इज नियरली 4 टाइम्स द फाउंडेशन का सिलेबस। प्लस फाउंडेशन में कितने साल थे? 2 साल। यहां कितने महीने हैं? 9 महीने में 3 महीने पढ़ाई भी तो करोगे, 10 महीनों में एटलीस्ट 3 महीने पढ़ाई करोगे। यस, 10 महीनों में तो नियरली 6 to 7 मंथ्स है तुम्हारे पास सिलेबस। कभी कभी ऐसा लगता सर 6 महीने में 7 महीने में आपने इतना पढ़ा दिया, नहीं चाहते हो क्या पढ़ाऊं? पढ़ाना पड़ेगा ना, ऑप्शन है क्या कुछ? इतने वास्ट सिलेबस को अगर ठीक से करना है तो इसके लिए चाहिए अप्रोप्रिएट प्लानिंग। लाइफ में याद रखना, सीए इंटरमीडिएट में तुम सोचोगे जैसा चल रहा है चलने दो, फाउंडेशन जैसा हो गया था वैसा इंटरमीडिएट भी हो जाएगा, तो समझना हो ही गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। तुम्हारा बेस स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्यों करना है। अगर तुम समझोगे कि आखिरी के 3 महीने में पूरा सिलेबस 0 से पढ़ोगे, तो तुम पूरा सिलेबस ग्राउंड 0 से आखिरी के 3 महीने में पढ़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पास क्लियर सॉर्टिंग चाहिए कि वो 3.5 महीने में कौन सा सब्जेक्ट का कितना पार्ट कितने एक्सटेंड तक कवर करना है, तब जाके बोथ ग्रुप क्लियर हो गए, या तब जाके रैंक आएगा। ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, खाली ऐसा नहीं चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा। दिस शुड नॉट बी योर स्ट्रक्चर। सर कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए? जैसे ही क्लासेस अभी चालू है, सपोज मेरा एएस है, एएस के तो मैं बोलूंगा सेल्फ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बना रहे तो अच्छी बात, लेकिन अदरवाइज हर सब्जेक्ट के तुम्हारे खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए, एक्सेप्ट थ्योरी वाले सब्जेक्ट। लॉ के लिए चाहे तो स्किप कर सकते हो, ऑडिट के लिए चाहो तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए तुम्हारे सेल्फ नोट्स डेफिनेटली ट्राई करो बनाने का। क्या हेल्प होगा पता है? जब तुम आखिरी के 3 महीने में पढ़ने बैठोगे ना, तब AS2 अगर मैं आज चालू कर रहा हूं तो AS2 को खो के नियरली 7 महीने हो जाएंगे। 7 महीने बाद AS2 कैसे याद रहेगा? फिर तुम लोग बोलोगे यार एकांत सर ने अच्छे से पढ़ाई नहीं, फैकल्टी अच्छे से पढ़ाती नहीं है, ठीक है भूल जाते हैं। तुमने वो टाइम पे कितने एफर्ट लिए साथ में? बच्चों को मन में लगता कि सीए इंटरमीडिएट इज ऑल अबाउट क्लासेस, इफ वी डू द बेस्ट क्लासेस फ्रॉम द वर्ल्ड हम पास हो जाएंगे। जाके देख लो बेस्ट क्लासेस का रिजल्ट ही 10% भी नहीं निकल के आता। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमको 100% वाला पार्ट बताऊं तो 100 में से 30% ही क्लास का रोल प्ले करता है, लेक्चर्स का। बचा कुचा क्या है? बचा कुचा 30% विल बी टेस्ट सीरीज, 30% विल बी प्लानिंग, और 10% जो बच गया वो बचा नसीब का, ठीक है, किस्मत का। रहता है ऐसा, देखो कभी कभी
ठीक है, रहता कभी कभी, तुम करने की कोशिश पूरी लगा दो, कुछ जो छोड़ के जाएंगे एग्जाम में वही बनेगा सरप्राइज सरप्राइज, ऐसा होगा, कितना भी कर लो। वो ऐसा है ना कुछ तो नसीब अगर खराब रहा ये 10% में तो गया, ऐसा है। अदरवाइज कितनी मेहनत करो 10% नसीब चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं ये 6 महीने में 7 महीने में नास्तिक बन जाओ, भगवान को भी टाइम टाइम पे याद करते रहना, है ना। भगवान को याद करना जरूरी है क्योंकि 10% किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, प्लानिंग के। सिर्फ क्लास करोगे और क्लास के साथ दुनिया चल रही है इतना सफिशिएंट रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। साथों साथ क्या करते चलना पड़ेगा, सही सही टाइम पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारी इमीडिएटली मैं बताता हूं, हर सब्जेक्ट के बेयर मिनिमम हो गए क्या, सेल्फ नोट्स। उसके अलावा क्लास के साथ मेक श्योर PYQ शुड बी कंप्लीटेड। RTP, अच्छा ये PYQ RTP बेयर मिनिमम पकड़ो 5-7 अटेम्प्ट, 11 अटेम्प्ट तक के गए तो काफी अच्छा। ठीक है, इसके मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए तो समराइज नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, RTP शुड बी कंप्लीटेड, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर क्लास में नहीं हो रहे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कंप्लीट रहना। सिर्फ कंप्लीट नहीं, सॉर्टिंग भी रहनी चाहिए। सॉर्टिंग मतलब क्या, आखिरी के 3 महीने में कितने क्वेश्चन मॉड्यूल से रिपीटेड है ये तुमको आज की डेट में ही पता लगाना है। तुम सोचोगे आखिरी के 3 महीने में बैठ के ये चीज करेंगे, आखिरी के 3 महीने में बैठ के ये चीज नहीं होगी। अभी ही क्लास के साथ साथ कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, RTP में भी है, डायरेक्ट कट कर दो। जो यूनिक क्वेश्चन का सेट है, लिस्ट है, वो आज के आज प्रिपेयर रहना। कुछ बच्चे इनिशियली 1 महीना एकदम जोश में रहते हैं, मतलब ऐसे पूरा जान लगाने का है, और 1 महीने तक RTP करेंगे, PYQ करेंगे, सब साथों साथ करेंगे, और 1 महीने बाद जैसी जिंदगी चल रही। याद एक बात ऑनेस्टली बताऊं, CA इंटर में रैंक सिर्फ उसका ही आएगा जो आखिरी दिन तक भागेगा। याद रखना, एक भी दिन अगर तुम पीछे हट गए तो यू आर लूजिंग योर प्रोबेबिलिटी टू गेट रैंक इन CA इंटर। अच्छा एक बात बताऊंगा तुमको, मैं जनरली बोलता नहीं हूं क्योंकि, लेकिन अब तुम्हारी फाउंडेशन की बात हो गई तो बोलता हूं। फाउंडेशन में कितने भी मार्क्स आ जाए लाइफ में मैटर ही नहीं करेगा। ठीक है, नहीं एक्चुअली फैक्चुअल बात बता रहा हूं। ठीक है, क्या बात कर रहे सर, इतनी मेहनत कर करके हम आए यहाँ पे और आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या। ठीक है, रुक जाओ। हाँ सर, इतनी मेहनत कर करके आए हम और अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, है ना, बुरा लग रहा रहेगा, लेकिन ठीक है लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट है, CA फाउंडेशन में 340 मार्क्स थे। जब तुम्हारा रेज्यूमे आएगा तुम लिखोगे 340 मार्क्स इन CA फाउंडेशन। अगर मैं रहा तो मुझे पता है इंपॉर्टेंस है 300+ मार्क्स की, क्योंकि मैं फाउंडेशन देके आया हूं। लेकिन मेरे जगह दिनेश सर रहते CPT वाले, या इरार सर रहते CPT वाले और नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड से, उसको पल्ले नहीं बढ़ता 300+ मार्क्स से आने। उनके दिमाग में एक इमेज छपी हुई है, दैट इज रैंक। और CA फाउंडेशन लेवल पे ICI रैंक देता है क्या, नहीं। रैंक कहां पे मिलेगा, CA इंटर और CA फाइनल। अच्छा ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका मतलब ये नहीं फाउंडेशन में मार्क्स नहीं लाने, फाउंडेशन में लाना है, दैट इज ओके, जरूरी है। फाउंडेशन में जो मार्क्स आएंगे दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, बट इंटर में रैंक आना सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देगा, पैसा भी देके जाएगा। क्यों बताऊं क्यों, क्योंकि जितने भी टॉप क्लास फील्ड है जॉब के, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टॉप फर्म जो 30 लाख का इनिशियल पैकेज ऑफर करते हैं, उनकी बेयर मिनिमम कंडीशन इज या तो इंटरमीडिएट में रैंक रहना या फाइनल में रैंक रहना। और फाइनल क्या होगा पता नहीं, इसलिए एफर्ट कहां लगाओ, इंटर में। अगर डे 1 से 100% एफर्ट लगाए ना तो मैं गारंटी देता रैंक आता, लेकिन एफर्ट डे 1 से चाहिए। अगर
तुम ये जर्नी फिक्स कर लोगे कि यहाँ से, मैं लिटरली बताता हूँ, मैं खुद की मेरी इंटरमीडिएट जर्नी बताता। मेरे जब इंटरमीडिएट के 1 साल थे, मैं मेरे सगे मामा की शादी में नहीं गया, ठीक है, फैक्ट, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्चुअल पॉइंट है, मैं नहीं गया। मेरे घर वाले घूमने गए थे, ठीक है, वो टाइम पे मनाली वो साइड, ठीक है। मैंने येरार सर को जाके पूछा, मतलब मेरी भी इंटर बीसीए से हुई, येरार सर को जाके पूछा जाऊं क्या मनाली, सर ने बोल दिया बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बात अलग है कि फिर मेरा मन भी नहीं लगा, लेकिन ठीक है गया नहीं, सैक्रिफाइसेस दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप क्लियर, सैक्रिफाइसेस मेक काउंट। यहां से 9 महीने मेक श्योर करना कि कोई भी दिन छुट्टी 99%, जब तक ऐसी हालत नहीं है कि डॉक्टर ने बोला सिलाइन लगा के घर पे बैठ, तब तक घर पे नहीं बैठना। किसी की भी शादी रहने दो, जब तक दूल्हा या दुल्हन बोलती नहीं तू नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूंगी, या तेरे आए बिना घोड़ी पे ही नहीं चढ़ता मैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है कि भाई तुमको ही घोड़ी पे चढ़ाना है तभी जाना, अदरवाइज शादी नहीं। बोल दो घर वालों को, क्या होगा, ज्यादा रिश्तेदारी टूट जाएगी, टूट जाने दो, पैसे से कमा लेंगे ठीक है, बाद में गिफ्ट वगैरह भेज देंगे, ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है, सीए इंटर। मैं बोलता हूं लिटरली ये 9 महीने सैक्रिफाइस करो, हर एक तुम्हारा सैक्रिफाइस काउंट होगा, एंड डेफिनेटली होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा ये रहने वाला है आगे, जितने भी 6 महीने 7 महीने 8 महीने, लिटरली ऐसा समझ के रख दो कि 8 महीने 9 महीने तुम्हारी लाइफ अब कुछ भी नहीं है, सबसे बोरिंग लाइफ है तुम्हारी, लेकिन यही सत्य है। डे 1 पे क्लैरिटी माइंड में रहना जरूरी है। अगर तुम सोचोगे मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी कहीं और दूंगा, तो चीजें वर्कआउट नहीं होगी। 100% चाहिए, लिटरली मैं बताता हूं, अभी भी जो छुट्टी पे है, ये 10 दिन में नियरली मैं बताता हूँ 40 से 50 मार्क्स का सिलेबस, और ये 1 महीने में नियरली 100-150 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100 मार्क का। अगर किसी ने ये 5 दिन 10 दिन पे मिस कर दिए, 20-30 मार्क का सिलेबस तो फॉर श्योर हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है पार्ट। अच्छा एक और बात बताऊं क्या, बैकलॉग क्लियर करने यहाँ पे टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम सोचोगे 2 दिन छुट्टी ले लिया बाद में कवर करेंगे, कवर कब करोगे, क्योंकि संडे को तुमको क्या करना है, पीवाईक्यू का कंपाइलेशन बनाना, आरटीबी का कंपाइलेशन बनाना, मॉड्यूल का कंपाइलेशन बनाना। ये काम कब करना है, संडे। तो संडे को तुम्हारे पास बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं है। डेली क्लास तुम्हारे नियरली चलेंगे 8 से 9 घंटे, और 9 घंटे पढ़ने का 3 घंटे घर पे जाके पढ़ना, यानी डेली तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो एक भी दिन अगर छुट्टी पड़ी तो समझ जाना वो चैप्टर पे ही क्वेश्चन मार्क है। 2 दिन 3 दिन भी अगर कोई चैप्टर के मिस आउट हो गए तो बाद में डिफिकल्टी आती है, काफी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। अगर कुछ मतलब इमेजिनेबल या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया तो वो केस में अपन देखेंगे किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन तुम्हारा खुद से ट्राई आउट क्या रहना चाहिए कि छुट्टी नहीं लेना, हर लेक्चर अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है, कोई बंक नहीं मारना, कुछ नहीं, 100% ध्यान तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ से 6-9 महीने में क्या रहेगी, सीए इंटर। और ये 9 मंथ सीए इंटर को प्रायोरिटी दोगे तभी तुम्हारे को आउटकम मिलेगा, लेकिन 9 मंथ्स तुमको इसके ऊपर देना पड़ेगा। अच्छा टाइम पे, अब जैसे है ना, ये मैंने तुमको बताया पीवाईक्यू आरटीपी मॉड्यूल, मैं चैप्टर वाइज मेरे चैप्टर का बना के भी दे दूंगा और बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी बना हुआ है, तो ठीक है, नहीं तो खुद से घर पे जाके एक फॉर्मेट बनाओ। क्या फॉर्मेट बनाओ पता है, जितने चैप्टर है, सपोज 12 चैप्टर्स है तो 12 चैप्टर के नाम लिख दो, ठीक है। 12 चैप्टर के नाम लिख के ऊपर लिखो आरटीपी पीवाईक्यू, ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल, नोट्स और चैप्टर हुआ, आरटीपी हो गया टिक करो, पीवाईक्यू हो गया टिक करो, और एक एक ऐसा टिक टिक करते जाओ। क्या होगा इससे, रियल टाइम बेसिस पे अपन सब्जेक्ट को ट्रैक रख सकते, कौन सा सब्जेक्ट क्या चल रहा, कौन से सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है, किस तरीके से चालू है, ये ट्रैक रखना इज काफी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम्हारे पास ये ट्रैक है तो यानी यू आर गोइंग इन अ करेक्ट वे।
ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का ऐसा ट्रैकर तुमको खुद से बनाना है। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा वैसे वैसे उतने प्रोपोर्शन में आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी और जो भी तुम्हारा होते जा रहा है वो चीजें खत्म करते जाओ, टिक करते जाओ, खत्म करते जाओ, टिक करते जाओ। ये सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि मैं जब प्लानिंग की बात करता हूँ मैं ओवरऑल 6 के 6 सब्जेक्ट की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुमको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहना है। हर संडे, संडे अब तुम्हारे लिए छुट्टियां नहीं रहेगी। संडे तुम्हारे लिए वो टाइम है जो डिफरेंशिएट करेगा एक नॉर्मल और रैंकर पर्सन में। रैंकर मतलब कौन? रैंकर इज अ पर्सन जिसने अपने संडे को भी एफर्ट लेके क्रिएट किया। तो जरूरी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है मेहनत पे। अगर तुम मेहनत करने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली रैंक भी आएगा। लेकिन वही चीज है कि मेहनत करने की इच्छा पूरी चाहिए। तुम बोलोगे नहीं सर संडे को हमारा छुट्टी का दिन है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ब्रेक लो, आधा दिन संडे का ब्रेक ले लिया, ओके, आधा दिन संडे का कैपिटलाइज कर लिया। और अगर तुम्हें बताऊं तो संडेज हम सब फैकल्टीज का भी इंटरमीडिएट वालों के लिए फेवरेट है। मतलब ऐसा रेयरली होता है कि संडे फुल फ्लेज छुट्टी, कोई ना कोई फेवरेट फैकल्टी संडे को भी क्लास 1 आध 2 घंटे ले लेते हैं। तो इट्स, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तुम वो टाइम पे बोलोगे सर संडे नको, नहीं, ऐसा नहीं। और सबसे फेवरेट संडे किसका है पता है? स्वप्निल सर का। सबसे फेवरेट संडे स्वप्निल सर, ठीक है। उसके बाद मेरा भी फेवरेट है संडे, ठीक है। दिनेश सर का भी फेवरेट है संडे। येरार सर का भी फेवरेट है लेकिन थोड़ा कम फेवरेट है। येरार सर का फेवरेट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, मतलब सर रिवीजन करवाना है तो संडे को बुलाते हैं ऐसा। लेकिन फेवरेट सबका है संडे, ठीक है। तो संडे भी आना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं हर क्लास में जो भी हुआ अगले दिन अपन पूरा रिवाइज करते, तो रिवीजन पूरा रहेगा और पूरे चैप्टर खत्म होने का। तुमको तो पता है मेरे को टेस्ट कितनी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वैसे ही मैं टेस्ट तुम्हारे स्ट्रक्चर में भी लूँगा, पक्का? यहाँ तक समझा? यस। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मेरे सब्जेक्ट की। सर पढ़ाने का क्या स्ट्रक्चर? देखो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जब तक हूँ सीए इंटरमीडिएट में आई विल मेक श्योर आखिरी दिन तक भी कि जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम आए इंटरमीडिएट में उसको सॉल्व करें, ठीक है, जितने भी। उसके लिए लेकिन तुमको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ हर वीक 2 वीक में जैसे भी हो बात करने से लाइफ में कभी भी डरना नहीं, कोई भी फैकल्टी रहने दो। और एक बात, इंटरमीडिएट तो हमारे लिए खास है एकदम, क्योंकि शायद मैं किसी को बात करूंगा नहीं करूंगा कोई क्लास में, लेकिन इंटरमीडिएट वाले बच्चों से काफ़ी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे को जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो शायद फाउंडेशन में बिना गाइडेंस के भी हो जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम टू टाइम गाइडेंस, ठीक है। तो इसलिए पूरे साल भर में कहीं पे भी तुमको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आके कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या? यस, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर सब ठीक तरीके से करे टेस्ट, अच्छा एक और भी चीज, टेस्ट भी एक भी टेस्ट ट्राई करना मिस ना करो, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो तुम्हारा ट्राई यह रहना चाहिए कि जितना हो सके हमको टेस्ट मिस नहीं करना, हमको पूरे के पूरे टेस्ट देने हैं और एक भी टेस्ट पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं मेरे सब्जेक्ट की एएस के रिगार्डिंग बात करता हूँ। एएस सर थेरी है या प्रैक्टिकल? एएस इज मोस्टली थेरी और प्रैक्टिकल है तो थेरी बेस्ड प्रैक्टिकल। अच्छा, थेरी सब्जेक्ट के लिए मेरे को एक बात बताओ, सपोज लॉ है, लॉ सब्जेक्ट में पढ़ने में ज्यादा टाइम डालते थे या क्वेश्चन सॉल्विंग पे? पढ़ने में। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ज्यादा, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्या? नहीं, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन किसके ऊपर बनेगा? कॉन्सेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट। सेम चीज एएस के साथ भी होगी।
ध्यान रखना एएस में, अगर मैं इंपॉर्टेंटली बताऊं तो एएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अपना फोकस नहीं रहेगा। अपना फर्स्ट प्रायोरिटी फोकस रहेगा किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्योंकि अगर तुमको राइटिंग में बताऊं ना, तो मैंने तुमको बता दिया एएस के पूछते कहां पे ज्यादा है? एमसीक्यू में। थ्योरी में, रिटर्न में एक आधा क्वेश्चन को ही आता है। उसके लिए हर एएस की डिटेल में हर एक पॉइंट लिख के प्रैक्टिस कराना विल बी नॉट फिजिबल। अगर मैं वो करा रहा हूं तो इनफैक्ट मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आई नो कि आईसीआई क्या पूछता है, कहां पे पूछता है और कहां पे क्वेश्चन पूछ के तुम्हारे को राइटिंग प्रैक्टिस करानी है। हर पॉइंट राइटिंग प्रैक्टिस करना पॉसिबल रहेगा क्या? नहीं। लेकिन क्या सर इसका मतलब ये अपन क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, अपन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन द मॉड्यूल। मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हर एक क्वेश्चन अपन करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले हैं उसको लिख के भी करेंगे। न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन अपने को लिख के करने हैं। थ्योरी वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसको कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चन लिख के और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा। पहले आंसर तुमको देने का तुम टाइम दिया, तुमने आंसर तुम्हारे से आ गए, फिर उसके बेसिस पे अपन ने क्या किया कि क्वेश्चन पढ़ के एंड किया। ये स्ट्रक्चर रहने वाला है एएस का। तो काफी बच्चों के माइंड में वो मिसकंसेप्शन रहता कि एएस है तो सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करा दो, एएस मतलब अकाउंट से रिलेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक तो तुमको एमसीक्यू की प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के अलग से एक एमसीक्यू बुकलेट भी मेरी दे दूंगा, उतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। और अलग से अगर तुम देखोगे तो केस स्टडी सिनेरियो सॉल्विंग मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पूरी सीरीज डाल रखी है। टाइम टू टाइम पे मैं क्लास में भी केस स्टडी सिनेरियो सॉल्विंग कराता जाऊंगा। ठीक है, तो वो भी अपन साथों साथ क्लास में कर लेंगे। लेकिन अपना फोकस किसके ऊपर रहेगा क्लास में? कॉन्सेप्ट के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर रहेगा क्या? मॉड्यूल का हर क्वेश्चन टच कर दूंगा। जो क्वेश्चन मेरे को लगता है लिखवा के कराना लिख के कराऊंगा। जो क्वेश्चन डिस्कस करके करना है वो अपन डिस्कस करके करेंगे, लेकिन करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन। उसके अलावा पीवाईक्यू आरटीपी के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता यूनिक है, एट इजी नहीं जमेंगे, तो वो क्वेश्चन भी तुमको क्लास में बैठ के करवा लो। बोलो क्लियर? पक्का? यस, 100% समझ में आ रहा है? पक्का? यस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट यही है कि मेरा बोलना यही है, क्लास में मैंने कितना भी पढ़ा लिया अच्छे से, लेकिन जब तक तुम घर पे जाके उसको ठीक से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में हो रहा तो घर पे जाके पढ़ना ही छोड़ दिया। डेली अगर 9 घंटे क्लासेस है तो कितने घंटे पढ़ना है? मिनिमम 3 घंटे। मिनिमम, इट इज बेयर मिनिमम। क्लास में कोई है क्या जिसको 9 घंटे 10 घंटे नींद आती है? ठीक है, आती है तो भूल जाओ। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन टेक इज 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम। 7 घंटे में ओके है, 7 घंटे की नींद में जिंदगी जी पा रहे हो तो अच्छी बात है। 6 घंटे में जी पा रहे हो, बहुत अच्छी बात। 5 घंटे में जिंदगी जी पा रहे हो, मत जियो 6 घंटे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, 6 घंटे वुड बी अप्रोप्रिएट स्लीप। 6 में नहीं हो पाता काफी बच्चों का सफिशिएंट। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम यू कैन टेक इज 7 घंटे। 7 घंटे या फिर 8 घंटे, एकदम वर्स्ट केस अगर नहीं होता है तो 8 घंटे की नींद एकदम बस है। ठीक है, तो मैक्सिमम 8 घंटे की नींद लेना है। और उसके अलावा डेली 3 घंटे सेल्फ स्टडी पे दोगे। अगर डेली 3 घंटे सेल्फ स्टडी पे दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार बताओ, डे 1 से एम तुम्हारा क्लियर है ना? किस चीज के लिए? रैंक के लिए। एक बात बताऊं सर, मेरे को खुद के अंदर सेल्फ डाउट है, रैंक आएगा या नहीं आएगा। देखो, खुद के लिए अगर तुम सोचोगे कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हारे लिए और कौन क्या ही सोचने वाला है। और चीज हासिल कैसे करोगे? पहले खुद के लिए तो पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो ऐसी कहावत है, इफ यू थिंक अबाउट द क्लाउड्स, ठीक है, तो तुम यू विल लैंड एट लैंड, मतलब जमीन पे गिरोगे। अगर आसमान का सोचोगे तो इंग्लिश मेरी काफी अच्छी है, तुमको पता है। ठीक है, तो अगर तुम आसमान का सोचोगे तो कहाँ पे आके गिरोगे? जमीन पे। लेकिन अगर सितारों का सोचोगे तो कहाँ के गिरोगे? आसमां पे। ठीक है,
तो वही चीज है कि रैंक का सोचोगे, रैंक नहीं आया एटलीस्ट बोथ ग्रुप पास तो हो गए। सोचे ही कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स लाने का पासिंग, तो आएंगे 250। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे पक्का खपा दे, मतलब 40 आएंगे ही नहीं उसमें, जैसे ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, अकाउंट में 40 बन जाते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो जन्म सिद्ध जिनका है, ठीक है, डराना, कुछ सब्जेक्ट है जन्म सिद्ध, वो सब्जेक्ट तो काफी डराने वाले हैं। लेकिन सोचना तो बड़ा पड़ेगा। ऑडिट में लगता 40 नहीं आएंगे, सोचना तो 70 का पड़ेगा। 70-80 सोचोगे, और ऐसा नहीं है नहीं आए, आए हुए हैं हर सब्जेक्ट में 95 प्लस, 85 प्लस, 80 प्लस, ईच एंड एवरी सिंगल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपर रहता ही है। यही तो पॉइंट है कि सोचना पड़ेगा। स्टार्ट से लाइफ में ना एक ही ड्रीम करो, किस चीज के लिए, रैंक इन सीए इंटर। लिटरली बताता हूं, जो भी चीज करना पड़े, अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं सर एकांत सर आप रोज 1 घंटा ये करना तो मेरा रैंक आएगा, मैं भी वो चीज 1 घंटा करने तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि जितनी तुमको चाहिए तुम्हारे अंदर रैंक है, उतना ही मुझे चाहिए कि रैंक, मेरे इंटर में रैंकर्स का काउंट बढ़े। तो यही चीज है, डे 1 से लाइफ में अपने लाइफ का एम क्लियर कर लो। क्या चाहिए सीए इंटर में, रैंक। तुम्हारे बैच से 10 लोगों का सीए इंटर का रैंक आना चाहिए मिनिमम, तो मजा आएगा एकदम। ठीक है, मूंगफली नहीं रे, पूरे नांदेड़ भंडारा करेंगे अपन। ठीक है, तुमको तो सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, तुम्हारा रैंकर्स फेलिस्टेशन करेंगे कोई भारी जगह पे। ठीक है, एकदम तुम्हारे को ट्रिप पे लेके जाए, अनंता में नहीं करेंगे। अगर 10 रैंक आते तो तुम्हारे को स्पेशली मुंबई या कोई बहुत बड़ी सिटी में, गोवा हुआ में तुम्हारा ये फंक्शन रखेंगे। ठीक है, लेकिन 10 रैंकर आए, लिटरली बता रहा, तुमको पूरा खर्चा हमारी तरफ से फ्लाइट से लेके जाएंगे। ठीक है, 10 रैंकर आना चाहिए ना। ठीक है, आएंगे। अरे सुनो रे, तो हाँ जो बोले वो, लेकिन सीए इंटर में एम क्लियर है ना, किस चीज का एम, रैंक का। और एक बात बताऊं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है सीए इंटर में पास होना, इज वेरी इजी। 70-80% है ना, डर के भाग जाते। लिटरली बताता हूं, कोई भी पॉइंट पे जितना तुम्हारे लाइफ में कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस इंटर में दिखाओ। और ये सोचो सबसे पहले कि इंटरमीडिएट निकलेगा, क्योंकि जब तक तुम सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट इज थिंकिंग अबाउट दैट कि इंटरमीडिएट में रैंक आएगा, इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चीजें होंगी, इंटरमीडिएट में सब अच्छा होगा। तो वही चीजें सोचना स्टार्ट करो, और एक एम और एक मेंटालिटी क्लियर रखो कि तुमको सीए इंटर में रैंक चाहिए। क्योंकि आज भी पूरे लाइफ अगर तुमको कोई इंट्रोड्यूस करेगा तो तुम्हारे को सिर्फ नाम के आगे सीए नहीं लगाएगा, नाम के आगे सीए के साथ ऑल इंडिया रैंकर इन सीए इंटरमीडिएट 6, ऑल इंडिया रैंकर इन सीए इंटरमीडिएट 1, या फिर सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 10, जो भी तुम्हारा रैंक है उसके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसी के साथ अपन क्या करते हैं, आज का दिन एंड करते हैं, कल फिर से स्टार्ट करेंगे।